बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है इसे हम लोग लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, जी स्कीम भी बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। तो शुरू करते हैं। बुक कह रही है कि जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, कलरफुल सब्सटेंसेस, वो कहाँ मौजूद होते हैं? दे आर असेंबल्ड इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। लास्ट टाइम हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स थी जो एक दूसरे के ऊपर अरेंज हुई थी और वो स्टेक बना रही थी जिसे हम ग्रैनम बोलते थे। तो वो जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, थैलाकॉइड डिस्क है, उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर, झिल्ली के ऊपर कुछ मालिक्यूल्स लगे होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के मालिक्यूल होते हैं। और ये मालिक्यूल बिखरे हुई हालत में नहीं होते, दूर दूर नहीं होते, बल्कि ये बहुत सारे मालिक्यूल एक दूसरे के करीब आकर एक क्लस्टर यानी एक गुच्छे की शक्ल में ये पाए जाते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर। नीचे जो डायग्राम नज़र आ रही है, पिंक कलर की थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है और उसके ऊपर जो ग्रीन कलर के रखे गए हैं डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ये असल में क्या है? ये क्लोरोफिल के मालिक्यूल्स हैं। और क्लोरोफिल के मालिक्यूल्स और दूसरे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, एसेसरी पिगमेंट्स हैं, उनके ये मालिक्यूल्स हैं जो कि एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं क्लस्टर की फॉर्म में। ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं फोटोसिस्टम। व्हेन डिफरेंट मालिक्यूल्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स गेट टुगेदर on thylakoid membrane and form a specialized cluster known as photosystem। अब ये जो फोटो सिस्टम है इसका काम है डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करना। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो डार्क ग्रीन कलर का मालिक्यूल नज़र आ रहा है, मैं आपको इंडिकेट भी कर देता हूँ। ये वाला मालिक्यूल जो है ये बेसिकली ये क्लोरोफिल का मालिक्यूल है और एनर्जी सारी की सारी आगे ट्रांसफ़र करना, शिफ्ट करना जो है वो इसके दायरे इख्तियार में। ये जो बाकी के आपको मालिक्यूल नज़र आ रहे हैं ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं। तो डिफरेंट पिगमेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को फोटोन की फॉर्म में जो आती है वो एब्जॉर्ब करते हैं और क्लोरोफिल का मालिक्यूल ख़ुद भी एब्जॉर्ब करता है। अब क्लोरोफिल का मालिक्यूल जब एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये सारे जितने भी ये वाले मालिक्यूल हैं ये सारे डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट को एब्जॉर्ब करके सारे किसको दे रहे हैं? सारे दे रहे हैं क्लोरोफिल को। क्लोरोफिल ख़ुद भी लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। अब सारी एनर्जी जो फोटॉन्स में थी वो क्लोरोफिल के पास इकट्ठी हो जाती है और आगे आपको ये पिंक कलर का नज़र आ रहा है, ये एक मालिक्यूल है जिसे कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो यहाँ से जो क्लोरोफिल का मालिक्यूल है, हम देखेंगे कि वो किस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन निकाल देता है हाई एनर्जी की वजह से, और ये वाला मालिक्यूल वो 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ लेता है और फर्दर ये फिर जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है। तो ये था फोटो सिस्टम। इसकी कुछ डिटेल्स उन्होंने नीचे बताई हुई हैं कि जो फोटो सिस्टम होता है इसका काम लाइट को इकट्ठा करना है यानी एनर्जी को इकट्ठा करना है। इसमें एक एंटीना कम्प्लेक्स होता है यानी डिफरेंट एसेसरी पिगमेंट्स को एंटीना कम्प्लेक्स बोला जाता है जो लाइट के डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर सारी एनर्जी एक जगह पे इकट्ठी जहाँ हो जाती है उस जगह को रिएक्शन सेंटर बोलते हैं, वो क्लोरोफिल का मालिक्यूल होता है, ठीक है। और उसके बाद क्लोरोफिल के मालिक्यूल से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी आगे ट्रांसमिट होती है इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, तो वो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करने वाला मालिक्यूल जो होता है उसे हम लोग प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलते हैं। इसी तरह से एक और फिनोमेना होता है केमी ऑस्मोसिस का। केमी ऑस्मोसिस क्या है? केमी ऑस्मोसिस है कि एक मेम्ब्रेन है, उसके एक साइड पे हाई कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आइंस की, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लो है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग हाइड्रोजन आइंस जब मूव करते हैं तो वो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन में से मूव करते हैं, उनका गेटवे स्पेशलाइज्ड है। और जब वो मूव करते हैं तो हाइड्रोजन आयन के
डेंसिटी ग्रेडियंट की वजह से एटीपी की प्रोडक्शन होती है। एटीपी सिंथेज कहते हैं उस प्रोटीन को, एक स्पेशलाइज्ड एटीपी प्रोड्यूसिंग एंजाइम है। तो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी बाय द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ हाइड्रोजन आइंस, इसे हम लोग बोलते हैं केमियोस्मोसिस। इसकी भी डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे। अच्छा, एक टाइम में फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में दो फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। एक का नाम होता है फोटो सिस्टम 1 और एक का नाम होता है फोटो सिस्टम 2। अच्छा, जो पहले डिस्कवर हुआ था उसका नाम फोटो सिस्टम 1 है, जो बाद में डिस्कवर हुआ उसका नाम फोटो सिस्टम 2 है। लेकिन जब प्रोसेस हम पढ़ेंगे, लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे पहले जो इस्तेमाल होता है वो फोटो सिस्टम 2 है और बाद में जो इस्तेमाल होता है वो फोटो सिस्टम 1 है। तो इनके नाम जो है इनकी डिस्कवरी की बेस के ऊपर रखे गए हैं। फोटो सिस्टम 1 जो है वो स्पेशलाइज्ड होता है मैक्सिमम 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्व करने के लिए। इस वजह से उस फोटो सिस्टम को फोटो सिस्टम 700 या P700 का नाम दिया गया। जबकि जो दूसरा फोटो सिस्टम होता है उसे हम लोग फोटो सिस्टम 2 जो है वो मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्व कर सकता है 680 नैनोमीटर तक की, और उसे हमने नाम दिया फोटो सिस्टम 680 या फिर P680 का। दोनों फोटो सिस्टम जो है इनके पास अपने एंटीना कम्प्लेक्स होते हैं, अपने रिएक्शन सेंटर होते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फिर ये फ़्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ़्लो होते हैं फिर डिफरेंट मालिक्यूल्स के थ्रू, और अल्टीमेटली जो इनमें एनर्जी होती है वो एनर्जी ट्रांसमिट कर दी जाती है किसको, एटीपी के मालिक्यूल को। वो जो एटीपी का मालिक्यूल होता है उसमें उसकी फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है, एडीपी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और उसमें एक और फास्फेट जोड़ दिया जाता है और एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, 3 फास्फेट हो जाते हैं। तो होता गया एडिशन ऑफ फास्फेट। एडिशन ऑफ फास्फेट कहलाता है फास्फोराइलेशन। एडिशन ऑफ फास्फेट इज नोन एज फास्फोराइलेशन। एटीपी इज फाउंड बाय द एडिशन ऑफ फास्फेट इन एडीपी। एडीपी में फास्फेट ऐड होती है तो एटीपी बन जाती है, और एडिशन ऑफ फास्फेट कहलाता है फास्फोराइलेशन। और ये जो एडिशन ऑफ फास्फेट है ये कैसे होता है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड बिटवीन 2 फास्फेट एटम्स या आइंस। तो फास्फेट के जो 2 एटम्स हैं उनके दरमियान जब बॉन्ड बनता है तो ये हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। ये एनर्जी कहाँ से आती है, ये वही एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन लेके निकले थे क्लोरोफिल के मालिक्यूल से। तो ये 2 तरह की फास्फोराइलेशन है एटीपी की प्रोडक्शन में। एक को कहते हैं हम साइक्लिक फास्फोराइलेशन और एक को कहते हैं नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन। साइक्लिक स्टैंड्स फॉर के इलेक्ट्रॉन का फ़्लो जो है वो एक साइकिल की फॉर्म में है, बार बार रिपीटेडली वो सेम मालिक्यूल में से गुजरते हैं। और नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन का मतलब है कि एक दफ़ा जिस मालिक्यूल से इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं दोबारा उसमें से नहीं गुजरते, और इस दौरान क्या हो रहा है, एक तरफ एटीपी प्रोडक्शन हो रही है, तो इसको हम लोग नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन कहते हैं। ये दोनों प्रोसेस हमने पढ़ने हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन। ये सारी डिटेल लिखी हुई है, मैं आपको पहले यहाँ डायग्राम से समझाता हूँ, उसके बाद हम वहाँ से पढ़ भी लेंगे। ये जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है। इसके ऊपर लेफ़्ट साइड पे इंडिकेट करता हूँ मैं, ये फोटो सिस्टम 2 है, क्लस्टर है मालिक्यूल्स का, फोटो पिगमेंट्स का। ये फोटो सिस्टम 1 है, ये भी क्लस्टर है मालिक्यूल्स का। अब ये दोनों सिस्टम जो हैं ये एक लाइट रिएक्शन में अपना रोल प्ले करेंगे। इसको हमने समझना है कि ये किस तरह से, इट इज़ अ कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ आए, बाकी फिर बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं। फोटो सिस्टम 2 जो है वहाँ पे देखें क्या हो रहा है, सूरज से रोशनी आ रही है और वो एब्जॉर्ब हो रही है। यहाँ एंटीना मालिक्यूल भी कर रहे हैं, क्लोरोफिल खुद भी कर रहा है। सारी की सारी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होने से यहाँ 2 काम होते हैं। कितने काम होते हैं, 2 काम होते हैं। पहला काम क्या होता है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो जब एनर्जी गेन करते हैं तो अपनी एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और वो क्लोरोफिल के मालिक्यूल से जंप कर जाते हैं एनर्जी की वजह से, और उनको कौन पकड़ लेता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहाँ तक बात समझ आई। इसके बाद अब ये जो मालिक्यूल है
इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? अब देखें, ये वाटर का मालिक्यूल है, यहाँ पे हो गई हाइड्रोलिसिस, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। इससे क्या क्या चीज़ें बनेंगी? एक हाइड्रोजन का एटम और 2 हाइड्रोजन के आइंस और 2 इलेक्ट्रॉन। ये हैं हाइड्रोलिसिस की प्रोडक्ट्स, पानी का मालिक्यूल टूटने। जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकले थे उनकी जगह आ जाएंगे और क्लोरोफिल का मालिक्यूल दोबारा स्टेबल हो जाएगा। अब इन द मीन वाइल हमने ये देखना है कि ये जो 2 हाइड्रोजन हैं ये किधर को गए, ऑक्सीजन है ये किधर को गई, इसको एक साइड पे रखें, ये हम अभी डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से गुजरते हैं। हमने जो मॉडल पढ़ा था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें हमने देखा कि कोई भी मेम्ब्रेन जो है उसमें 2 तरह की प्रोटीन लगी होती हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। अब जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं वो बेसिकली डिफरेंट टाइप के कैरियर मालिक्यूल्स हो सकते हैं, गेट्स हो सकते हैं, प्रोटीन के डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं और हर प्रोटीन का एक स्पेसिफिक नाम होता है। उनमें से कुछ प्रोटीन्स हैं, जैसे पहली प्रोटीन है प्लास्टोकाइनोन, ये वाली प्रोटीन, तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से मालिक्यूल आ जाएंगे प्लास्टोकाइनोन के पास। उसके बाद साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास चले जाएंगे। उसके बाद प्लास्टोसायनिन के पास चले जाएंगे। ये डिफरेंट प्रोटीन से होते हुए ये पहुंचे हैं फोटो सिस्टम 1 तक। फोटो सिस्टम 1 में भी ऑलरेडी क्या हो रहा था, फोटो सिस्टम 1 में भी सेम वही फिनोमेना था कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के ऊपर जा चुके थे। अब ये जो पीछे से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये इस क्लोरोफिल के मालिक्यूल में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर चुके हैं एक्साइटेड स्टेट में जाके। उसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये फेरिडॉक्सन प्रोटीन, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, इसमें से होते हुए कहाँ जाएंगे? जो हाइड्रोजन आयन थे ये वाले, ये ट्रैवल करके एटीपी सिंथेज में से गुजर के और ये आ चुके हैं NADP के पास, निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। अब यहाँ पे यही वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये हाइड्रोजन भी यहाँ पहुँच चुकी है। हाइड्रोजन जो वाटर से टूटी थी वो NADPH के मालिक्यूल, NADP का मालिक्यूल और 2 इलेक्ट्रॉन मिलके ये मालिक्यूल बन जाएगा NADPH का, NADPH का मालिक्यूल बन जाएगा। अब यहाँ पे NADPH तो बन गया। हम पीछे पढ़ गए हैं कि लाइट रिएक्शन में 2 चीज़ें बननी है, NADPH और ATP। अब हमने देखना है कि लाइट रिएक्शन में ATP कैसे बनी। NADPH तो बन गया, उसके लिए हमें कंसल्ट करनी पड़ेगी एक और डायग्राम। हाँ जी, ये वाली डायग्राम देखें। ये आपके सामने ये जो सारी है ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी है, और उसमें लगे हुए हैं ये डिफरेंट, ये फोटो सिस्टम 1 है, ये कैरियर मालिक्यूल्स हैं, ये फोटो सिस्टम 2 है और ये एक लगा हुआ है ATP सिंथेज एंजाइम। अब आप गौर करें कि यहाँ पे वाटर का मालिक्यूल टूटा था यहाँ पे। अब ये हाइड्रोजन आयन जो हैं ये इकट्ठे होके यहाँ पे आए थे और यहाँ ये NADP मौजूद था और NADPH बनना था। अब क्या होता है कि जब हाइड्रोजन आयन यहाँ पे अपनी कंसंट्रेशन में ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो वो मूव करते हैं अपनी हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, लेकिन वो गुज़रते किस में से हैं? वो इस प्रोटीन में से गुज़रते हैं। इस प्रोटीन का क्या नाम है? ATP सिंथेज। जब इस ATP सिंथेज में से गुज़रते हैं अपनी हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी वजह से क्या बनती है? इसकी वजह से बनती है जी इस सॉरी
ये जो ADP और फास्फेट है ये दोनों मिलते हैं, एनर्जी यूज़ होती है किसकी, ये कंसंट्रेशन डिफरेंस से जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, और ये मालिक्यूल बनता है ATP का। अब यही हाइड्रोजन आयन बाद में NADPH बनाने में भी यूज़ हो जाते हैं। तो इस सारे प्रोसेस में आप देखें कि दो चीज़ें बनी, एक NADPH बना और एक ATP बनी। और हम पीछे चलते हैं तो ये लाइट रिएक्शन के दो प्रोडक्ट्स बन गए, ATP और NADPH। यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन जो हैं जिधर से एक दफ़ा गुजर गए हैं दोबारा किसी जगह से नहीं गुजरे, इस वजह से इसे कहते हैं नॉन साइक्लिक। वर्ड नॉन साइक्लिक इसलिए है कि जहाँ से एक दफ़ा इलेक्ट्रॉन गुजर गए हैं जिस कैरियर में से दोबारा उसमें से नहीं गुजर रहे। अब अगली बात, फास्फोराइलेशन जो वर्ड है वो कहाँ से आया। यहाँ ADP में फास्फेट ऐड हो रही है, एडिशन ऑफ फास्फेट को कहते हैं फास्फोराइलेशन। तो नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर फास्फोराइलेशन हो रही हो तो वो कहलाती है नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन। और नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन जो है उसकी प्रोडक्ट है NADPH और ATP। इसी तरह एक और प्रोसेस है जिसे हम लोग साइक्लिक फास्फोराइलेशन कहते हैं। तो साइक्लिक फास्फोराइलेशन जो है उसके मतलब हम लोग पढ़ेंगे कल। तो यहाँ तक लाइट रिएक्शन आपने अच्छी तरह से याद करना है, फर्दर हम फिर नेक्स्ट लेक्चर